एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति का बुक पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं संघवाद के बारे में। तो पहले हम लोग परिचय को देखेंगे। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप का विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। तो सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर जो है संघवाद कहा जाता है। इसे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश भी की जाएगी। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियाँ और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की भी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे संघवाद क्या है। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करेंगे। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना था और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। तो बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह जो है संघीय शासन प्रणाली अपना ली गई 1993 के बाद। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो देखा जाए तो श्रीलंका में अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। तो एकात्मक सरकार में क्या होता है कि शासन व्यवस्था में की सभी शक्तियाँ जो है केंद्रीय सरकार के पास रहती है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। तो श्रीलंका के जो तमिल नेता थे वह चाहते थे कि देश में जो है सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच जो है बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। तो देखा जाए तो संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्रीय और एक राज्य स्तर की होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसे केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अपने देश में भी एक केंद्रीय सरकारें होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों की स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट होता है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। तो देखा जाए तो एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय शासन व्यवस्था में सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होते हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। अब हम लोग फर्स्ट नंबर पॉइंट में है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था में जो है सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। सेकेंड नंबर पॉइंट में है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन पर का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र बटा होता है। थर्ड नंबर पॉइंट में है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।
4 नंबर पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार चाहे बदलना तो नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। तो मौलिक प्रावधानों में बदलाव जो है दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही होती है। 5 नंबर पॉइंट में है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका जो है निभाता है। तो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति विवाद यदि हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मुख्य भूमिका निभाता है इसमें। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। तो राज्य सरकार के लिए अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं और केंद्र सरकार के लिए अलग स्रोत निर्धारित किए जाते हैं। 7 नंबर पॉइंट में है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। तो देखा जाए तो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से होती है। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादातर जो है ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। यहाँ पे एक मैप है। हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, तो 193 देशों में से 25 में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय है, तो दुनिया के अधिकतर देश जो है बड़े देश वह संघीय है। तो जो रेड कलर से है वह संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। तो जो रेड कलर से रंगा गया है वह है संघीय शासन व्यवस्था वाले देश। इसमें 25 देश है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, सेंट किट्स और नेविस है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, नाइजीरिया है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, बोस्निया है, पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात है और रूस भी है। हम लोग देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। तो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ जो है घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ।
आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख ले। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या फिर जिसे केंद्र सरकार के नाम से हम लोग जानते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तरों की शासन व्यवस्थाओं की अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। तो हमारे भी यहाँ 3 स्तरों की शासन व्यवस्था है और उनके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में जो है बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची को केंद्रीय सूची भी कहा जाता है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है वह सिर्फ केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य की सहमति से जो है कानून बनता है। समवर्ती सूची में शिक्षा आया, तो शिक्षा पे राज्य सरकार भी अपना नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी। वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे भी विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वही मान्य होता है। परंतु यहाँ एक सवाल उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार जो है बचे हुए जो भी विषय होते हैं वह केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 371 का तहत जो है विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान, रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। तो भारतीय संघ की कई इकाइयों को जो है बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे देखें तो चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेशों में शासन जो है वह केंद्र सरकार चलाती है। सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ की मुख्यमंत्री होते हैं, एक है दिल्ली और एक है पांडिचेरी। 2 ऐसे राज्य जहाँ की सिर्फ मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी सभी में जो है केंद्र सरकार
अपना नियम चलाती है, अपना शासन चलाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। तो दोनों सदनों में राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर होते हैं। इनको जो है 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है दोनों सदनों के अंतर्गत। उसके बाद जो है किसी भी चीज़ में बदलाव किया जाता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। उसके बाद भी क्या होता है कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में देखा जाए तो न्यायपालिका जो है मुख्य भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। तो शक्तियों के बंटवारे के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो ऐसी हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, अब हम लोग उसको भी देखते हैं। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इनका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। भाषाई राज। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीति मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदले गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं यानी एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कई ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। अब हम लोग भाषा की नीति को पढ़ेंगे। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का जो है दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% यानी लगभग 40% भारतीय की मातृभाषा है। तो हिंदी जो है 40% भारतीय की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था।
तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जो है 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अब हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। गठबंधन सरकार एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो बिहार में भी अभी जो है गठबंधन सरकार है। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत की भाषाई विविधता को। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। तो ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में जो है 121 भाषा पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। भारत के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की भाषा मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की मातृभाषा है। तो सबसे बड़ी भाषा हिंदी जो है वो भी 44% लोगों की सिर्फ मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो वो भी 2011 में यह संख्या 50% से भी कम ही थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। भारत की अनुसूचित भाषाएं देखेंगे, भाषा और बोलने वालों का अनुपात % है। असमिया बोलने वाले का % देखेंगे तो है
8.26%। उसके बाद बंगला तो 8.03% है। उसके बाद बोडो का है 0.12%। उसके बाद डोगरी का है 0.21%। उसके बाद गुजराती बोलने वालों का परसेंट है 4.58। उसके बाद हिंदी बोलने वालों का है 43.63%। उसके बाद कन्नड़ बोलने वालों का परसेंट है 3.61। उसके बाद कश्मीरी बोलने वाले का परसेंट है 0.56। उसके बाद कोंकणी बोलने वाले का परसेंट है 0.19। उसके बाद मैथिली बोलने वाले का परसेंट है 1.12। उसके बाद मलयालम बोलने वाले का परसेंट है 2.88%। उसके बाद मणिपुरी बोलने वाले का जो है वह है 0.15%। उसके बाद मराठी बोलने का है 6.86%। उसके बाद नेपाली बोलने वालों का है 0.24%। उसके बाद ओडिया का है 3.10। उसके बाद पंजाबी बोलने वालों की संख्या है 2.74। उसके बाद संस्कृत बोलने वालों का है नग्न। संथाली का है 0.61। उसके बाद सिंधी बोलने वालों को है 0.23। उसके बाद तमिल बोलने वाले का है 5.70। उसके बाद तेलुगु बोलने वाले का है 6.70। उसके बाद उर्दू का है 4.19%। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी का है परसेंटेज। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और आज़ादी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते हैं। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार होती। एक भाषा 14-15 राष्ट्र होते।